नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 एनसीईआरटी का लेसन 5 उद्योग। इसके बाद दोस्तों छठी क्लास का एक लेसन और रहेगा, छठा लेसन। और छठा लेसन है आपका मानव संसाधन। तो दोस्तों इसके बाद जो एक लेसन और है वो करते ही अपनी 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मेरे से एक प्रश्न पूछते हैं सारे भाई बहन कि भाई इतना पर्याप्त है क्या जो वीडियो में आप नोट्स में पढ़ाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स मैंने खुद मेरे पढ़ने के लिए तो बनाए हैं, और अगर ये गुण करेंगे तो इतने ही कर जाएंगे, अगर गुण नहीं करेंगे तो कितना ही पढ़ लो वो भी नहीं करेंगे। अपने बागड़ी में कहावत है नहीं, जे जमावनो गुण करना हो है तो पाइएगी कोई कर जे नए गुण करे तो 10 किलो खा लो चाहिए, कौन गुण करे। तो यदि काम करे वो तो कर जो कौन करे, ठीक है। तो देखिए उद्योग की यदि बात करूं दोस्तों तो उद्योग है ये द्वितीयक क्रियाकलाप है। क्या है? द्वितीयक क्रियाकलाप है। पिछला जो लेसन था दोस्तों कृषि वाला, उसमें अपन प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ चुके थे, और उद्योग को किस श्रेणी में रखा जाता है? द्वितीयक क्रियाकलाप में रखा जाता है। देखिए द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को प्रसंस्करण किया जाता है, जैसे बांस से लुगदी बनाना। बांस से क्या बनाना? लुगदी बनाना। तो बांस है ये किस श्रेणी में आएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप में। और बांस के द्वारा लुगदी बना देंगे तो ये द्वितीयक क्रियाकलाप में आ जाएगा। वैसे ही उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है तो द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। उद्योगों का यदि वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो देखिए उद्योग है उनको कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है अलग अलग प्रकारों में। तो कच्चे माल के आधार पर देखिए दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, खनिज आधारित उद्योग जो खनिजों पर आधारित हो, वन आधारित उद्योग जो वनों पर आधारित हो, समुद्र आधारित उद्योग जो समुद्र पर आधारित हो, ठीक है। आकार के आधार पर दोस्तों अपन लघु उद्योग और वृहद उद्योग दो भागों में बांट सकते हैं। लघु उद्योग में जैसे दोस्तों ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग हो गए, मतलब घरों में जैसे महिलाएं सिलाई वाला काम करती हैं या कोई और छोटे छोटे काम होते हैं, वो सारे के सारे लघु उद्योग में आते हैं। रेशम की बुनाई आ गया, खाद्य प्रसंस्करण आ गया, या अन्य जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं वो लघु उद्योग में आएंगे। वृहद उद्योग कौन सा होता है दोस्तों? जिसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता हो, जिसमें अधिक पूंजी के निवेश की आवश्यकता हो उस उद्योग को दोस्तों, और श्रम की भी अधिक आवश्यकता हो, ठीक है। तो वो वृहद उद्योग की श्रेणी में आता है, जिसमें मतलब मजदूर सक्षम चाहिए और ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता हो, वृहद उद्योग। स्वामित्व के आधार पर दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं अपन, सार्वजनिक उद्योग, निजी, सहकारी, संयुक्त। तो 4 भागों में बांट सकते हैं, सॉरी दोस्तों, जो ये है स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक, और जो सार्वजनिक हो, निजी क्षेत्र में हो, सहकारी आधा आधा, और संयुक्त। संयुक्त का मतलब हो गया दोस्तों जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का हिस्सा हो और प्राइवेट हो, वो हो गया संयुक्त। क्या हो गया? संयुक्त। सहकारी आधा सरकार का और आधा प्राइवेट। सहकारी। सार्वजनिक जो सरकारी, ठीक है। तो ये स्वामित्व के आधार पर है, जो सरकार के हाथ में हो जिसका पूरा का पूरा नियंत्रण, सार्वजनिक हो गया। जिसका किसी एक व्यक्ति के हाथ में वो निजी हो गया। जैसे अपना द लर्नर पॉइंट है तो ये क्या है? निजी है, ये सिर्फ अपना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? निजी हो गया। यदि इसमें किसी और का हाथ होता साथ में, यानी मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति और होता मेरे साथ, तो वो हो जाता संयुक्त। क्या हो जाता? संयुक्त। और इसमें सरकार का सहयोग हो जाता तो ये हो जाता सहकारी। क्या हो जाता? सहकारी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए खनिज आधारित व कृषि आधारित उद्योग अन्य उद्योगों के लिए पोषण का काम करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान में रखना कि खनिज आधारित व कृषि आधारित उद्योग है वे अन्य उद्योगों के लिए पोषण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पोषण का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 उद्योग दे रखे हैं, एक तो सेल SAIL और एक हेल HAL हेल। ये दोस्तों दोनों के दोनों संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है। इनकी आप फुल फॉर्म में आप देख सकते हो दोस्तों गूगल में जा करके, बाकी आपको इतनी डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में है, ठीक है। ये कंपनियां है जो संयुक्त क्षेत्र की है, ठीक है, संयुक्त क्षेत्र की है, ठीक है। अब देखिए अमूल ये दोस्तों अमूल क्या है? सहकारी उपक्रम है। क्या है? सहकारी उपक्रम है। तो सहकारी उपक्रम जो आधा सरकार के हाथ में और आधा
प्राइवेट का हिस्सा हो तो वो सहकारी हो गया। ठीक है, अब देखिए उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों जल महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों, जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। यदि आसपास जल नहीं है तो वहां पर उद्योग धंधे नहीं चल सकते। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, जहाँ जल संसाधन अच्छे हैं वहाँ पर उद्योग स्थापित है, जहाँ पर जल संसाधनों की कमी है वहाँ पर उद्योग नहीं मिलेंगे। ठीक है, बाजार दोस्तों, कोई उद्योग है लगा लिया, बाजार उससे दूर पड़ता है तो खर्चा ज़्यादा आएगा, मतलब उसका परिवहन करने में। और यदि बाजार पास में है तो माल बेचने में दिक्कत नहीं आएगी, तो बाजार भी देखा जाता है। ठीक है, पूंजी तो दोस्तों मोस्ट है प्रभावित करने वाला उद्योग धंधे को। दोस्तों पूंजी बहुत बड़ी सिस्टम है जो प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अब देखिए छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अपने पास अच्छी पूंजी की व्यवस्था हो तो डिजिटल बोर्ड भी हो, कैमरा भी हो, अच्छा स्टूडियो भी हो, मेरा फेस भी आपको यहाँ पर दिखे, तो आप समझ रहे हो। तो यदि अच्छी पूंजी लग जाए तो इसके रंग रूप भी अलग हो जाएंगे। तो पूंजी प्रभावित करती है, डेफिनेटली पूंजी प्रभावित करती है। श्रम भी प्रभावित करता है दोस्तों, हम कितनी उसके ऊपर श्रम करते हैं। कच्चा माल, आसानी से यदि कच्चा माल उपलब्ध हो जाए तो दोस्तों उद्योग के लिए बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं दोस्तों, हमारा गांव है जैसे सोनड़ी यहाँ है, इसके पास में दोस्तों ईंट भट्टे हैं। ठीक है, ऐसे तो इनको दोस्तों पहले तो पास पास से मिट्टी ऐसे मिल जाती थी, आस पास से मिट्टी मिल जाती थी, तो इनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इनको दोस्तों मिट्टी है वो बहुत दूर से लानी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ भट्टे तो बंद भी हो गए, कारण क्या, क्योंकि दोस्तों इनको मिट्टी आसानी से मिल नहीं रही। उसी प्रकार दोस्तों यदि कच्चा माल आसपास नहीं मिलता है तो उद्योग धंधे ज़्यादा दिन चल नहीं सकते, चौपट हो जाते हैं। ठीक है, विद्युत तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए। ठीक है, भूमि भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, संसार भी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों भूमि की, ये उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है। ये मैंने बताया क्यों आपको, ये इसलिए बताया दोस्तों, सीधा का सीधा फैक्ट पूछ लेते हैं कि निम्न में से उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है या नहीं करता है, और उसमें आप गच्चा ना खा जाओ, इसके लिए बताया मैंने। ठीक है, देखिए औद्योगिक प्रदेश की यदि बात करूं दोस्तों तो शीतोष्ण प्रदेश, समुद्र पतन, कोयला क्षेत्रों में दोस्तों ये औद्योगिक प्रदेश मतलब बताए गए हैं कि शीतोष्ण प्रदेशों में मतलब प्रभाव पड़ता है दोस्तों शीतोष्ण प्रदेश का, शीत का, गर्मी का। ठीक है, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अपने भी देख लीजिए आप कहाँ कहाँ पर उद्योगों की अवस्थिति है, उद्योग कहाँ स्थापित है। तो शीतोष्ण प्रदेशों में समुद्र पतन के नज़दीक और जहाँ कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाए वहाँ औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा विकसित हुए हैं। ठीक है, अब एक बीच में दोस्तों केस स्टडी बताई गई थी, क्या बताई गई थी, केस स्टडी बताई गई थी, वो ये थी भोपाल गैस त्रासदी। ये 1984 में हुई थी दोस्तों भोपाल में। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हो गया था, इसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। तो ये दोस्तों बताया गया है एक केस स्टडी में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, 1984। ये अपने लिए काम का है। कौन कौन सी गैसों का रिसाव हुआ, तो हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोनेट, इन गैसों का रिसाव हुआ था, जिसके कारण वहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योगों के वितरण की बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहला आता है लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग के अंदर दोस्तों चीन, जापान, रूस, अमेरिका ये अग्रणी है, ध्यान रखना। लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी, तो देख लीजिए चीन, जापान, रूस, अमेरिका ये लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के अंदर दोस्तों भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान ये अग्रणी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित दोस्तों एक छोटी सी लाइन दी गई है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो उभरते हुए उद्योगों में शामिल है। इसे सनराइज उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सनराइज उद्योग भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान से संबंधित उद्योग, आधुनिक, ये सारे सनराइज उद्योग के अंतर्गत शामिल है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि सनराइज उद्योग का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से है, यानी आधुनिक उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहते हैं, ये ध्यान रखना। और दोस्तों जो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया है यूएसए में, वहाँ की सिलिकॉन घाटी और भारत का बेंगलुरु प्रदेश, कौन सा, भारत का बेंगलुरु प्रदेश है, ये दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों मध्यवर्ती कैलिफोर्निया यानी अमेरिका की सिलिकॉन घाटी, कौन सी घाटी, सिलिकॉन घाटी, ध्यान रखना, ये
सूचना प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के लिए अग्रणी है। और भारत का जो बेंगलोर है ये दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आगे है। ध्यान रखना, भारत का बेंगलोर है ये भी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आगे है। इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पर जो अपना दक्कन का पठार है, ठीक है, उसको दोस्तों जो दक्कन का पठार है इसके ऊपर दोस्तों बेंगलुरु स्थित है। क्या स्थित है? बेंगलुरु स्थित है। इस कारण दोस्तों इसको सूचना प्रौद्योगिकी पठार भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना दोस्तों, सनराइज पठार भी बोल देते हैं उसको। तो आगे आ भी जाएगा ये, ठीक है, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ये 1 मिनट दिखाई देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों सिलिकॉन पठार बेंगलुरु को कहते हैं क्योंकि यह दक्कन के पठार पर अवस्थित है। तो ध्यान रखना सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये जो अपना बेंगलुरु है, और सिलिकॉन पठार किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। तो ये बात ध्यान में रखना। तो अपन कहाँ थे? हाँ यहाँ थे दोस्तों, ठीक है, यहाँ। नेक्स्ट देखिए, उभरते हुए उद्योगों को दोस्तों सनराइज उद्योग कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इसी के अंतर्गत आता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड दोस्तों इस्पात उद्योग को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहते हैं? इस्पात उद्योग को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोहा इस्पात उद्योग। भारत की बात हो रही है दोस्तों, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भद्रावती, विजयनगर, ठीक है, ये विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम, सलेम तमिलनाडु आदि दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको ढूंढना है भिलाई कहाँ पड़ता है, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, बर्नपुर कहाँ पड़ता है, जमशेदपुर कहाँ पड़ता है। ये मैप में आपको एक बार देखना है, ठीक है, फिर आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि भारत में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कनाडा व अमेरिका सीमा पर सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, ये 5 झील है दोस्तों। कनाडा व अमेरिका की सीमा पर सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, इनको महान झील प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? महान झील प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों जमशेदपुर। जमशेदपुर यानी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। ध्यान रखना, साक्ची, ठीक है, साक्ची, ठीक है। वर्तमान नाम दोस्तों इसका जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर, झारखंड में दोस्तों ये। और झारखंड में दोस्तों स्वर्ण रेखा खरकई नदी के समीप टिस्को की स्थापना हुई। कब हुई? 1907, ठीक। और 1907 में दोस्तों ये निजी क्षेत्र की थी, निजी क्षेत्र की थी। ध्यान रखना, टिस्को निजी क्षेत्र की थी, निजी क्षेत्र की थी। लेकिन 1947 के बाद दोस्तों इसको भारत सरकार ने है वो अपने अधीन ले लिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये निजी क्षेत्र की थी। और साक्ची के समीप 1907 जमशेदपुर, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ? स्वर्णरेखा खरकई नदियाँ, ठीक है। और दोस्तों ये किस पहाड़ी के नज़दीक है? तो डलमा पहाड़ी। तो ध्यान रखना, जमशेदपुर, टिस्को दोस्तों ये औद्योगिक क्षेत्र है। ये कहाँ है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कंपनी है डलमा पहाड़ी पर। कौन सी? डलमा पहाड़ी। कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। अब देखिए, टिस्को को झरिया से कोयला प्राप्त होता है तथा उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से लोहा एसक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज प्राप्त होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। टिस्को को झरिया से कोयला, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ से लोहा एसक, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पिट्सबर्ग की यदि बात करूं दोस्तों, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर है। क्या है? इस्पात नगर, यानी पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर है, ठीक है। यानी इस्पात उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों पिट्सबर्ग, जो कि यूएसए में है, ठीक है। ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योगों की बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक रेशे इसके अंदर दोस्तों ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। एक तो प्राकृतिक रेशे होते हैं और एक कृत्रिम रेशे। दोनों का ही संबंध किससे है? सूती वस्त्र उद्योग से है। तो प्रश्न बताऊं कैसे पूछेगा? वो ऐसे पूछेगा यहाँ पर, निम्न में से कृत्रिम रेशा कौन सा है, निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है। तो समझना थोड़ा सा, कपास प्राकृतिक रेशा, ऊन प्राकृतिक रेशा, सिल्क, जूट, पटसन, ये दोस्तों प्राकृतिक रेशे प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। कृत्रिम रेशे दोस्तों या मानव निर्मित, तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिक
एक्रिलिक रेयन, ये दोस्तों कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे है और इन दोनों का संबंध किससे है? वस्त्र उद्योग से है। यानी रेशे धागे आप समझ गए। तो कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन ये प्राकृतिक रेशे हैं और कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन, रेयन ये क्या है? कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों टेक्सटाइल। टेक्सटाइल दोस्तों टेक्सटाइल है लैटिन भाषा का शब्द है जो टेक्सटियरे से बना है। टेक्सटियरे से बना है जिसका अर्थ होता है बुनना। क्या? बुनना। तो ये भी आप शब्दावली थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हो, अटका कर रख लेना कहीं। टेक्सटाइल लैटिन भाषा के टेक्सटियो से बना है, टेक्सटियरे से बना है जिसका अर्थ होता है बुनना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों देश में ये ध्यान रखने वाली बात है, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप, देश में प्रथम उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गेलेस्टर के समीप स्थापित हुआ था। तो ये बात ध्यान में रखना, भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कोलकाता के समीप फोर्ट गेलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन दोस्तों ये बाद में थोड़े दिन बाद ही बंद हो गया था। ठीक है। फिर भारत में प्रथम सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये नीचे लिखी हुई होगी दोस्तों मेरी, ये रहा। भारत में पहले यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई 1854 में स्थापित हुई। तो प्रथम सफल यंत्रीकृत पूछ ले, प्रथम सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल पूछ ले तो मुंबई 1854, और प्रथम पूछ ले सीधी तो देश की प्रथम वस्त्र मिल या प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ लगा? तो 1818 कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 18वीं सदी तक सूती वस्त्र उद्योग हस्तकरघों पर आधारित था, यानी हाथ से मतलब बनाए जाते थे दोस्तों। लेकिन बाद में क्या हुआ? यूरोपियन देश थे, ब्रिटेन वगैरह, इधर दोस्तों मतलब मशीनें आ गई। तो दोस्तों एक तो आदमी काम करेंगे, एक मशीनें काम करेगी, तो फर्क तो होता ही है ना। तो देखिए 18वीं सदी के बाद अमेरिका, ब्रिटेन में तकनीकी का विकास हो गया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है। ठीक है। तो फिर दोस्तों तेजी से वस्त्र उद्योग का विकास हुआ मशीनें आने के बाद, और आज दोस्तों भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी है। तो ये ध्यान रखना, वस्त्र उद्योग में ये सारे देश अग्रणी है। प्राचीन समय में दोस्तों ढाका की मखमल फेमस थी, मछलीपुट्टम की छींटें प्रसिद्ध थी, कालीकट के कैलिको प्रसिद्ध थे, बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा की सुनहरी जरी प्रसिद्ध थी। ये दोस्तों विश्व विख्यात थे पुराने टाइम में। तो ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको, बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा इनकी सुनहरी जरी ये गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्व विख्यात थी। और भारत की पहली यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ? तो 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों वस्त्र उद्योगों के केंद्र वर्तमान में कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, यानी वस्त्र उद्योग है ये दोस्तों काफ़ी फैल चुका है। पहले तो दोस्तों सिर्फ समुद्र किनारे या जहाँ पानी या नमी मतलब बनी रहे धागे में, नहीं तो धागा टूट जाता है दोस्तों। गांठ पड़ने के बाद तो फिर आपको पता है ये सिस्टम खराब हो जाता है। तो नमी वाले स्थानों पे थे, लेकिन आजकल दोस्तों कृत्रिम रूप से सिस्टम ऐसा बना लिया जाता है, वातावरण उसके अनुकूल बना लिया जाता है। तो ये कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत सब जगह दोस्तों औद्योगिक केंद्र है। ठीक है। अहमदाबाद गुजरात साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 1859 में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई। तो पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? तो 1859 अहमदाबाद गुजरात साबरमती नदी के तट पर। ठीक है। और इसके बाद हुई थी दोस्तों मुंबई में। तो पहले अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल, बाद में मुंबई में। ठीक है। और दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ध्यान रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। ठीक है। देखिए भारत वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात करता है। तो ये बात भी ध्यान रखना, 1/3 हिस्सा निर्यात करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ओसाका, ये जापान में पड़ता है दोस्तों। ओसाका जापान का एक सिटी है जो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। योडो नदी दोस्तों इसे जल उपलब्ध करवाती है। पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं ओसाका को, पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। किसको? ओसाका।
कैलिफोर्निया की सिलिकॉन, भारत का बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों भारत का बेंगलुरु और कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी। अब देखिए दोस्तों सिलिकॉन पठार, तो दक्कन के पठार को दोस्तों सिलिकॉन पठार कहते हैं, क्योंकि बेंगलोर जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है वो इसी पठार पर स्थित है, इसलिए इसको सिलिकॉन पठार भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों अन्य सूचनाएं, अन्य प्रौद्योगिकी, तो चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि आदि हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों इसके प्रश्न। तो देखिए भारत की, चलिए थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों इसको, भारत की प्रथम वस्त्र, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, भारत की प्रथम वस्त्र उद्योग कोलकाता के समीप फोर्ट गेरेस्टर कब स्थापित किया गया? तो 1818 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो उभरते हुए उद्योगों को दोस्तों सनराइज उद्योग कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए साक्षी, झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, पिट्सबर्ग किस देश का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों मानव निर्मित रेशा है, तो देखिए ये सारे ही है, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। निम्नलिखित में से सुमेलित है? मखमल, ढाका, छींट, मसूलीपट्टनम, और तो ये सारे हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जिन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो ये सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हेल आया था ना दोस्तों, हेल, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये क्या है? सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुधा डेयरी है, तो सुधा डेयरी दोस्तों सहकारी उपक्रम है। क्या है? सहकारी उपक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उद्योग की अस्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, तो परिवहन, कच्चा माल, श्रम, ये सारे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत में औद्योगिक प्रदेश है अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, तो सारे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए भारत का महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र है भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, तो ये सारे ही हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, टिस्को की शुरुआत कब हुई? तो 1907 में। ठीक है, मानव निर्मित रेशों में सम्मिलित है नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, तो उपरोक्त सभी है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? तो किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है? खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा से कारक उद्योगों की अस्तित्व को निर्धारित करते हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन, बाजार, भूमि, तो दोस्तों सारे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दिसंबर 1984, ध्यान रखना दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। संयुक्त क्षेत्रों में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सही बात है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथों में होता है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। नहीं दोस्तों, सहकारी है, आधा आधा सिस्टम होता है, लेकिन चलाने वाला जो मालिक होता है वो निजी क्षेत्र वाला ही होता है। ठीक है, तो इसका एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो सनराइज उद्योग कहा जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये तीन आ जाएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा से संबंधित उद्योग, ये नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये दोबारा और देख लीजिए दोस्तों आप, सनराइज उद्योग में औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, ये तीन शामिल किए जाते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए सनराइज यानी उभरते हुए उद्योग। नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं लोहा, कोयला, चूना पत्थर, ये दोस्तों कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूची को मिलान करना है, तो ये जमशेदपुर, तो ये झारखंड में है दोस्तों, बर्नपुर ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक में, सलेम है दोस्तों तमिलनाडु में।
तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर है ये अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में किस राज्य सरकार ने की थी? तो कर्नाटक ने की थी। ये ध्यान रखना आप, भारत में सर्वप्रथम सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की 1992। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में है। कहाँ? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में शामिल है? तो ये सारे हैं दोस्तों, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, ठीक है। नीचे देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग है? टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के खिलौने बनाना। तो ये सारे ये दोस्तों कुटीर उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में लोहा इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील यानी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? तो झारखंड में। कब की गई? 1907 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? तो देख लीजिए दोस्तों, ऊन, सिल्क, लिलन ये प्राकृतिक है दोस्तों, रेयान कृत्रिम है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। नीचे देखिए दोस्तों, बेंगलुरु दक्कन का पठार पर स्थित है जहां इसका नाम सिलिकॉन पठार है। सही बात है, इसी कारण इसका सिलिकॉन पठार नाम पड़ा। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति घोषणा कर्नाटक सरकार ने की। तो ये बात भी सही है। तो दोनों कथन सत्य है दोस्तों। तो ये था दोस्तों 5वां लेसन, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको दोस्तों किताब से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आपको किताब से पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने वही चीज़ लिखी है दोस्तों जो बुक में इम्पोर्टेंट है, और मैं खुद भी तो पढ़ूंगा। आप मान लीजिए, मैं मेरे लिए पढ़ने के लिए वो नोट्स बनाए मैंने, तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। अपन अंदर से बाहर से एक जैसे हैं, समझ गए आप? तो मिलते हैं अगले पार्ट में जल्द।